बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। रोशनियों का शहर कराची, नाकिस प्लानिंग, कश्मकश का शिकार, वो इख्तियारात की कश्मकश जिसमें कराची हमेशा पीछे रह गया। ये सियासी खेल है या वाकई कराची को बनाने की कोशिश? मेयर कराची और इस वक्त गवर्नर सिंध के दरमियान जो नोक झोंक है वो मीडिया का हिस्सा तो बनती ही है। साथ ही साथ इस वक्त गवर्नमेंट सिंध जो है उसकी तरफ से कानून लाने की कोशिश की जा रही है जिसमें KDA और SBCA में के इदारे में तरमीम, उनके कवानीन में तरमीम, बल्कि बहुत से बल्दियाती इदारों के कवानीन में तब्दीली लाई जा रही है। ये कराची वालों के मफाद में है या एक और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अख्तियारात को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश। इस अख्तियारात को कंट्रोल करने की कोशिश में दूसरे स्टेक होल्डर जिसमें जमात इस्लामी और MQM शामिल है किस हद तक साथ देती है? क्या MQM का इस वक्त वावेला सिर्फ वावेला सियासी तौर पे अपनी तरफ लोगों को करना है या वाकई वो कराची के मफादात के लिए कुछ अमली तौर पे करना चाहती है? आज के प्रोग्राम में आज ये खास डिस्कशंस करेंगे हम, और मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे रेहान अकरम साहब MQM से, इसके अलावा हमारे साथ होंगे मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब पीपल्स पार्टी से, और साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद फारूक साहब जमात इस्लामी से, और साथ ही फैसल हुसैन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनसे हम खास तौर पर राय जानेंगे कि कराची का माजी किस बात की गमाजी करता है कि वाकई ये इदारे कराची की तरक्की में काम करते रहे, या SBCA और KDA की जहां तक बात होती है रिहायशी इलाकों को तिजारती इलाकों में तब्दील करने या अथॉरिटी की तरफ से इजाजत देने की कोशिश किस हद तक सूदमंद साबित होती है। ये देखा गया है कि इस वक्त भी कराची के बहुत से रिहायशी इलाकों में ये तनाज़ा जारी है कि जब रिहायशी इलाकों में स्कूल्स और सनती चीजें खोली गई तो यहाँ पे बाकायदा उसकी इजाजत दी गई। ये सिर्फ इजाजत ही नहीं होती है, कराची के शहरी अच्छी तरह से जानते हैं जब रिहायशी इलाकों में सनती एक्टिविटीज होती हैं तो उसके बाद कराची वालों का जीना हराम हो जाता है। यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव और बिजली गैस की बंदिश आम है, और अगर रिहायशी इलाकों में सनतों या और कोई कमर्शियल एक्टिविटीज की इजाजत दी जाए तो यकीनन यहाँ पे प्लानिंग की एक बहुत बड़ी कमी नजर आती है। मौजूद में बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं रेहान अकरम साहब, आपका ताल्लुक MQM से, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये है कि जब भी कराची की डेवलपमेंट की बात होती है तो कोई ना कोई सिर्फ दिखावे के लिए कुछ कवानीन लाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि हर हुकूमत ये बताती है कि हम कराची के बड़े संजीदा है। अब हम रिसेंटली इस वक्त एक और चीज़ सुन रहे हैं कि मुख्तलिफ बल्दियाती इदारों, ख़ास तौर पे KDA और SBCA के हवाले से तरमीम लाई जा रही है जिसमें कमर्शियल जो एस्पेक्ट है उसको देखा जा रहा है और रिहायशी इलाकों में उसका इंतज़ाम किया जाएगा। क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से MQM का? देखिए, हम MQM का तो वाज़ेह मौक़िफ़ है। सबसे पहले तो देखें, हम इससे पहले भी कहते रहे कि जब भी आप कोई कानून लाते हैं तो आपको असम्बली में उसको पेश करके उसको अपोजिशन की राय भी लेनी चाहिए। लेकिन होता यह है कि ऐसे कवानीन इससे पहले आपको पता है एजुकेशन के ऊपर कवानीन लेकर आए ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो चांसलर बनाने के लिए, तो हम कोई मशवरा नहीं किया गया, कोई बात नहीं की गई। अगर आप कोई शहर की बेहतरी चाहते हैं, सूबे की बेहतरी चाहते हैं और आप कोई कानून लाना चाहते हैं तो क्या कबाहत है कि आप उसको असम्बली में लेकर आएँ, उस पर डिबेट करें, उस पर बात करें और कोई अच्छा ऐसा जो है जस्टर पेश करेंगे जिससे जो है सबका मौक़िफ़ सामने आए और कोई अच्छा रिजल्ट सामने आ जाए। तो ऐसा नहीं होता, और जब ऐसा नहीं होता तो फिर इबहम पैदा होता है। तो अभी KDA SBCA के लिए जो है कवानीन ला रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ, शहर में बुरा हाल है इस वक्त। कमर्शियल एक्टिविटीज़ रेजिडेंशियल में पहले ही हो रही हैं, ठीक है ना। जिसका दिल चाहता है डबल रोड अगर उसके घर के सामने या चौड़ा रोड है वो उधर नीचे जो है शटर लगाता है और कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर देता है। बड़े स्कूल्स हैं, उन्होंने तो स्कूल्स आ गए हैं, होटल्स आ गए हैं, छतों पे होटल जो है रूफ के नाम पे जो है वो होटल शुरू कर दिए हैं। प्राइवेट स्कूल आपके रेजिडेंशियल एरिया में मौजूद हैं। उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि पोर्शन आपके सामने शुरू हो गए। पोर्शन में क्या होता है, आप किस तरह आपने उसके ऊपर काबू पाया, आपने उसके ऊपर कोई कानून साजी पहले की, आपने उस पे जो कराची का बुरा हाल हुआ है उसके ऊपर आपने पहले कोई इक़दाम किया? जितना मैं समझी हूँ, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ रेहान अकरम साहब के ये काम पहले हो रहा था, अब इसको मेरा ख्याल है कि लीगलाइज करने की बात हो रही है। यही अगर आसान लफ्जों में हम समझे तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल हम भी यही समझते हैं कि शायद ऐसा ही हो रहा है। काम तो हो रहा था, पैसे लेके कर रहे थे। होता यह है कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए, मुतमईन करने के लिए और
जो शहर में कुछ लोगों ने पहले ही जो है वो ऐसे इलाकों पे जो है वो अपनी परचेजिंग कर ली होती है, जो आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि कुछ आपके पास खबरें हैं जो लाडले होते हैं, अभी रिवील नहीं करना चाह रहे। जो लाडले होते हैं वो पहले परचेजिंग कर लेते हैं, उसके बाद कानून ला के उनको फैसिलिटेट किया जाता है। तो हम तो ये समझते हैं कि ये कानून अगर जो भी कानून आ रहा है जिसके बारे में हमने देखा कि ये एक्टिविटी रेजिडेंशियल में कमर्शियल एक्टिविटी के हवाले से, तो हम तो इसको कंडेम करते हैं। अच्छा, ये आप ये भी समझते हैं, यकीनन आपकी नॉलेज में होगी, मैं नाज़रीन को भी बताती चलूँगी, कुछ अरसे पहले ख़ास तौर पे कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स आए थे कि रहायशी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, जिसकी वजह से काफ़ी स्कूल्स, बहुत मशहूर स्कूल्स को बंद किया गया था। तो फिर हम यही समझ सकते हैं कि लीगलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्यों होता है सर कि अगर गवर्नमेंट, अगर जो है कोर्ट ऑर्डर्स दे दें कि ये काम होना चाहिए, उसके बाद कानून साजी आ जाती है, तो ये क्या खुले आम, ये तो दहशतगर्दी से हम उसके मुताबिक कर सकते हैं कि जनाब ऐसा काम हो क्यों रहा है? देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ, ऐसे फैसले जो अवामी मुफाद में होते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट कोई ऐसे फैसले दे देता है तो कानूनी कदगन लग जाती है। उसमें लोगों की गर्दनों पे पांव पड़ जाता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू उन लोगों के जिनको फैसिलिटेट करना होता है। तो अब उसका अल्टरनेट क्या है? असेंबली। आपके पास एब्सोल्यूट अक्सरियत मौजूद है, आप क्या करते हैं, आप असेंबली से कोई ना कोई ऐसा कानून पास करते हैं और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नल एंड वाइट कर देते हैं। आप यही किया जा रहा है, अभी भी यही किया जा रहा है। अच्छा, एक तो हमने एक्सपेक्ट की बात की कि जनाब ये दो इदारे खास तौर पे जो कि इजाज़त देते हैं, चाहे वो आपका पोषण हो जाए या रिहायशी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी हो जाए, इससे हवाले से है। लेकिन इसका दूसरा एक्सपेक्ट की बात कर लेते हैं, किस हद तक आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट सिंध जो है वो अपने हाथ में इख्तियार लेना चाह रही है ताकि बल्दियात के जो इख्तियारात को मजीद कम किया जा सके? देखिए, इख्तियारात तो उन्होंने ले लिए हैं। 2013 के बल्दियाती कानून के मुताबिक 21 इदारे वो ले चुके हैं, जिसमें केडी एसबीसी है। एसबीसी पहले केबीसी होता था, वो एसबीसी क्यों हुआ है? तो इख्तियारात तो वो ले चुके हैं। इख्तियारात लेने के बाद ये सोने की चिड़िया हैं ये इदारे। इन इदारों के जरिए फिर उन्होंने पैसे भी तो कमाने ना, फिर अपने लोगों को, वही बात मैं कर रहा हूँ, फैसिलिटेट भी तो करना है ना। शहर में कोई ऐसा काम इस 15-17 साल में 18वीं तरमीम के बाद, जब से पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई है, मुझे आप बताएं कोई ऐसा काम हो जो आवाम के मुफाद के लिए हुआ हो? सिर्फ पैसे कमाने के लिए, करप्शन के लिए और दीगर चीजों के लिए तो काम अच्छा, हो ये चलेंगे हम अभी तक, जब तक हमारे पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे नहीं आते, मुझे कहना जरूरी है कि अभी तक ये MQM का मौकफ है। जब पीपल्स पार्टी वाले आएंगे तो उनका मौकफ भी लिया जाएगा। सर, इतनी बड़ी बातें हम कर रहे हैं, क्या नस्ला टावर के बाद हमें नहीं समझ में आया कि वाकई अवाम के जो है वो पूरी जिंदगी की कमाई लुट रही है? गलत काम होना शुरू कहां से होता है? ये शुरू कहां से होता है सर? इस पे भी तो बात होनी चाहिए। देखिए, शुरू तो नियतों से होता है लोगों की, और जिन लोगों का इस शहर में, माजरत के साथ मैं कहूं कि जिन लोगों का इस शहर में स्टेक नहीं है, वो लोग ऐसे इक़दामात करते हैं ताकि अपने लोगों को अपने मतलब पैसे बनाने के लिए, अपने लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो फैसिलिटेट करने के लिए ऐसे इक़दाम करते हैं। उनको इसकी फ़िक्र नहीं होती कि आवाम को उससे क्या जो है नुकसान हो रहा है या आवाम को क्या तकलीफ़ हो रही है, क्या परेशानी, क्योंकि उनका वोट बैंक नहीं है यहाँ पर। जब वोट बैंक नहीं है तो उनको इसकी फ़िक्र नहीं है, तो अक्सरियत लेकर कहीं और से आते हैं। और जिस तरह से अभी मैंने न्यूज़ भी सुनी है, अब ये कहना फजूल है लेकिन ठीक है, ये फिर मेयर कैसे बन जाते हैं? मेयर ऐसे बन जाते हैं कि आप 15,000 और 25,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाते हैं अपने हलके में, और 70,000 और 90,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाते हैं अपने मुखालफों के हलके में। अच्छा, जब आप ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाते हैं तो आप उसको इतना क्लोज लेकर आ जाते हैं अपने हलकों में से अपने चेयरमैन को, कि वो फिर वोट देने के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं आपको। तो ये भी जो है वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है, अगर मैं कहूँ तो ये भी दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है कि आवाम की राय को जो है वो सही तरह से जज नहीं किया जाता, अपने हिसाब से उसको जो है वो राय को जो है वो
क्या कहना चाहिए? मैं एक अवाम की ऐसे से मैं बात करूं तो जब हमने नस्ला टावर का वाकया देखा तो एक सहाफी की ऐसे से मेरे जहन में जरूर ये बात आई थी कि चलें जनाब, एक वाकया हो, ये कोई छोटा वाकया नहीं था, बहुत बड़ा वाकया था, लेकिन इसके बाद इसके पीछे जो लोग थे उनको पूछना चाहिए था, या उन इदारों को, ये बिल्डिंग बनी कैसे थी। क्या अब हम देख रहे हैं कि मजीद इस किस्म की चीजें सामने आ रही हैं। ये भी मैं ऑन रिकॉर्ड बता दूं, बहुत सारे पेरेंट्स इस वक्त प्रोग्राम देख रहे होंगे, बहुत सारे माँ बाप को ये पता है अच्छी तरह के बड़े बड़े स्कूल, वो स्कूल जो महीने के 80-80 हज़ार रुपए 2-2 महीने की फीसें करके भी चार्ज कर रहे होते, उनके स्कूल्स भी बंद किए गए थे। और अब क्या सिचुएशन है, कुछ दिनों से तो मैं इसके लिंक में नहीं हूं, लेकिन स्कूल्स बंद हुए थे। सर, आप ये समझते हैं कि वो जो सिर्फ हम स्कूल्स की बात नहीं करें, और जैसे आप कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स हैं चल रहे हैं, हमारी भी आंखों से गुजरते हैं कि छतों पे बने हुए, आपको लगता है कि इदारों के इल्म में नहीं होगा ये सब कुछ हो रहा है? सब कुछ इदारों के इल्म में, सब कुछ इदारों के इल्म में। 18वीं तरमीम के बाद मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ें बढ़ी हैं। जब आपके पास एब्सोल्यूट जो है वो पीपल्स पार्टी के पास सीट्स आ गई और उनके पास पावर आ गई, तो उन्होंने उसके बाद इन तमाम, आपको पता है सिस्टम चलता है, ये सिस्टम कैसे चलता है, वही उसी को लीगल करने जा रहे हैं जो इलीगल काम हो रहा था। कि आप रेजिडेंशियल एरिया के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की या उस हाउसेस की कीमत कुछ और होती है और कमर्शियल की कुछ और होती है। आप क्या करते हैं, आप रेजिडेंशियल प्लॉट्स को खरीदते हैं उसकी उस कीमत में, जब वो रेजिडेंशियल वैल्यू के हिसाब से, और फिर आप इनके साथ मिली भगत करके उसको कमर्शियल करते हैं। तो आप उसकी कीमत कहाँ लेके चले जाते हैं? यही पैसा बनाने का तरीका। जैसे एमक्यूएम बल्दियात में पहले भी हिस्सा रह चुकी है और आपके मेयर भी 2 दफ़ा यहाँ पे आए हैं, 3 दफ़ा आए आपके मेयर भी। अब आप क्या समझते हैं, खाली ये एक छोटी सी बात नहीं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद भी तो बहुत सारे मसाइल होते हैं, जैसे आपके पानी की तकसीम का मसला हो जाता है, बिजली के बिलों का मसला हो जाता है, दबाव का मसला हो जाता है। ये अगर एक कहानी चल निकली है, उसको पे लीगलाइज भी किया जा रहा है, तो कंट्रोल कैसे करेंगे आप? और जहाँ तक हमें इल्म है, आप तो आगे बल्दियात की भी भरपूर तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम बल्दियात की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, इसको तब्दील करने के लिए जब कोई ना कोई कानून साजी करेंगे, इसके ऊपर कानून साजी उसी वक्त करेंगे जब वो मौका हमें मिलेगा। उसके साथ फिर हम इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, कोर्टों में जाएंगे हम, हमारे पास तो और कोई रास्ता नहीं है। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, इसके ऊपर और कोई रास्ता नहीं है जब तक हमारे पास वो पावर नहीं आ जाती कि हम इसको असम्बली में तब्दील कर सकें। उस वक्त तक हम ये तमाम रास्ते। ठीक है, मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, इस वक्त जो गवर्नमेंट सिंध की तरफ से मुख्तलिफ बल्दियाती इदारों के कवानीन में तब्दीली लाई जा रही है, उसको ये समझा जाता है कि अवाम के मफाद में नहीं बल्कि अख्तियारात को अपने कंट्रोल में करने वाली बात है। किस हद तक इस बात को सही समझते हैं? खासतौर पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बात हो रही है कि KDA के हवाले से और SBCA जो कि पहले किसी और नाम से था, ये आप क्या समझते हैं कि कमर्शियल एरिया, रिहायशी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी की इजाजत को लीगलाइज करना किस हद तक ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो जो भी बल्दियाती जो हमारा एक सेटअप है और उसको एम्पावर करने के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है, उसको मेरे ख्याल में सियासत के जो है वो नजर ना किया जाए। उसको आप ठीक है, उसमें एतराज़ात हो सकते हैं किसी जमात के, लेकिन वो बिल्कुल एक हम मुस्बत इक़दाम कर रहे हैं जिससे जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, जिसमें हमारे अपने बल्दियाती नुमाइंदे हैं, उन्हीं को एम्पावर होंगे, वही एम्पावर होंगे। जो ये एम्पावर कैसे होंगे मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब? मैं अपनी जर्नल नॉलेज के लिए पूछना चाह रही हूँ। जी, एम्पावर जैसे हमने बल्दियाती जो सेटअप अब लेके आए हैं, जिसमें लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए हैं, उसमें हमने जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो एक्साइज से लेके हमने बल्दियाती नुमाइंदों को हवाले किया है। तो ये एक एम्पावरमेंट थी ना, जो कि पहले नहीं थी। बहुत सारे ऐसे मामला थे जो पहले नहीं थे, लेकिन क्योंकि वो पीपल्स पार्टी करती है तो उस पर तनकीद बराए तनकीद मेरे ख्याल में ज़रूरी होती है, मीडिया के हवाले से भी और बाकी जमातों के हवाले से भी।
लेकिन जब अब्दुल्ला बलोच साहब, कम से कम मेरे शो में तनकीद बराए तनकीद नहीं होती, मैं बात को लोगों के सामने जी और खासतौर पे मेट्रो वन न्यूज तो आपको अंदाजा है कि हम सिर्फ कराची की आवाज हैं, तो हम खासतौर पे इस पे बात कर रहे थे। मैंने मीडिया की बात की, मैंने आपकी बात नहीं की। आप बहुत सीजन्ड एंकर हैं, आपकी बात नहीं की मैंने, लेकिन कहने का मकसद है कि जाहिर है मीडिया में और भी दोस्त हैं जो जिनको लगता है कि पीपल्स पार्टी का कोई भी काम जो है उसमें कोई ना कोई इशू होगा। मैं ये कहता हूं कि जब वो चीज आए फ्लोर ऑफ द हाउस और वो डिस्कशन में हो, उसमें अगर आपको कोई चीज कोई नुक्ता बुरा लगे या आप उस पर एतराज़त हो, आप उस पर बात आने से पहले आप उस पर डिस्कशन करके उस पर एक एम्बिग्यूटी क्रिएट कर दें। दैट इज नॉट राइट। सेकेंडली, जब बात होती है कराची के इदारों की और कराची के इदारों में जो सिचुएशंस हैं उनकी, तो प्लीज उसमें हमें थोड़ा सा मेरे ख्याल में बैकग्राउंड में भी जाना चाहिए। 30-40 साल हर हुकूमत में हिस्सा लेने वाली जमात आज बैठ के अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तनकीद करती है तो उन पर अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है, 300-400 वोट लेने वाला जो नुमाइंदा है इनका, अगर वो किसी वजह से एमएनए बन गए हैं और वो एमएनए बन के वो समझ रहे हैं कि वो एक इलेक्टेड मेयर को और वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, ये मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब ये खुला वार था ये करेंगे, तो आई थिंक दिस इज देखिए इलेक्टेड मेयर जो है सर बात कंप्लीट करने दें, मैं आपको मौका दूंगी। जी मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब जी। एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑफ कराची बिकॉज मुर्तजा वहाब जो मेयर हैं कराची के, उनको कराची के अवाम ने मुंतखब किया है। कैसे मुंतखब हुए सबको पता है सर। मैं जी मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब कंटिन्यू। वो तो देखिए, आप मैंडेट को चैलेंज कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इस तरह तो आपके मैंडेट को भी मुझे नहीं लगता कि मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब आप अपनी बात को कंप्लीट करें, वो ज्यादा बेटर है। हम आगे मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो इंटरप्ट ना करे तो आई थिंक आई कैन जी नहीं करेंगे। जी कंटिन्यू कीजिए। तो कराची के जो इदारे, जितने भी इदारे हमारे जो कराची को नरिश करते थे, जिसमें कराची की वाटर बोर्ड का आप ले लें, कराची की आप इंटरमीडिएट बोर्ड ले लें, आप कराची के जितने भी इदारे, केएमसी ले लें आप, उसमें जितने भी घोस्ट एम्प्लॉइज से लेके जितनी भी आपकी ये इवन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से कितने एमकेएम के जो रहनुमा थे जो आप पर नजर नहीं आते, जो बाहर मुल्क जाके सेटल हो गए हैं, तो उन्होंने जो चाइना कटिंग और ये सारी चीजें हमने सर 2-4 नाम ही अब तो ले लें, अब तो हर कोई नाम ले रहा है, कोई मसला तो रही है। 2-4 सबको पता है कौन गया है बाहर, सबको पता है, तो फिर मेरे ख्याल में सर आप एमक्यूएम का एक मौकफ हो जाएगा ना, पीपल्स पार्टी ने नाम लिया है। नहीं देखिए, ये तो आप चाह रही है कि मैं नाम लूं और उस पर एक बात बने, लेकिन सर आप अथॉरिटी हैं, आप स्पोक्स पर्सन है सर, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो फिर नाम भी होने चाहिए। नहीं देखिए, नाम आपको मुझसे ज्यादा बेहतर नामों का पता है, लेकिन कहने का मकसद द स्टोरी इज कि ये सारे मामलात जो कराची के आज हम देख रहे हैं, जो पार्क के नाम पे, छोटे छोटे पार्क के नाम पे चाइना कटिंग हुई है, जिसपे ये पैसे लंदन जाते थे, ये पैसे बाहर जाते थे, उन पैसों से क्या होता था, कराची शहर में जो बर्बादी का एक बाजार गर्म था, प्लीज उसको भी ना भूलें। वो चीज ओवरनाइट चेंज नहीं होगी। 3 दफा मेयरशिप हमें नहीं मिली, 3 दफा मेयरशिप एमक्यूएम को मिल चुकी है, 3 दफा मेयरशिप जमात इस्लामी को मिल चुकी है। वो पूरे इस सिनेरियो से बरियुस जमा है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसकी इतनी बड़ी आबादी है, जो पूरे सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो एक मेयर कराची जिसने अपना टर्म कंप्लीट नहीं किया है, आप अभी से उस पर जो है ना वो इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, और उसको आप बजाय सपोर्ट करने के आप गवर्नर साहब को देखें ना, जो स्टेटमेंट्स जारी करते हैं कि मैं फंड वफाक से लेके आऊंगा, तो भाई वफाक से फंड ले आए ना, लाएं, वफाक से फंड ला के दें, मेयर को फंड ला के दें, ताकि वो आपके वैसे मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, कराची को और कितना फंड चाहिए? आलमी मालियाती इदारे फंड दे रहे हैं, और जो है 18वीं तरमीम के बाद भी फंड्स आए हैं, कितना और फंड चाहिए कराची को? नहीं देखिए, मेयर साहब ने तो एक पूरी लिस्ट, क्योंकि मेयर साहब बात करते हैं तो मेरे ख्याल में कि ही इज वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, उनके पास फैक्ट्स और फिगर्स और सारी स्कीम्स भी बनी हुई हैं। उन्होंने तो वो जो मेगा स्कीम्स जो जाहिर है केएमसी अपने हाथ से नहीं कर सकती है, वी नीड फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट इन दैट। उन्होंने वो सारी चीजें आगे फॉरवर्ड कर दी कि भाई ठीक है, आप ये लेके आए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे जो है ना वफाकी हुकूमत को। अच्छा, मुझे आखिरी बात का जवाब देना, उसके बाद मैं अपने गेस्ट से आपके सवालों का, आपके जो तनकीद है उसका भी मैं जवाब लूंगी। नस्ला टावर वाला वाकया हमने देखा कराची में, लोग आज भी परेशान हैं, उसके पीछे जो अथॉरिटीज हैं उस पर कोई कार्रवाई हुई थी? मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाह रही हूँ। देखिए, वो एक आई थिंक इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर, और जिसमें जुडिशरी की भी एक जाहिर उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, और उस पे जो कुछ हुआ दैट वाज
आई थिंक इस पर बिल्कुल होना चाहिए, इस पे पता होना चाहिए कि इस पे पीछे कौन थे। अच्छा, एक और बात बता दीजिएगा। इस तरह के मजीद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें जो मौजूद बैठे हैं इनकी जमात की बहुत बड़ी किरदार है, जिन्होंने कराची को जो है वो जिस तरह लूटा है, जिस तरह कराची के असासों के साथ जो है खिलवाड़ हुआ है, जिस तरह कराची के जो है वो जो आपकी चाइना कटिंग करके जिस तरह रोडों को जो है वो बेचा गया। चलिए मुस्तफा बलूच साहब, मेरा ख्याल है कि मैं मौकफ ले ही लूं। मुझे ये बताएं कि ब्रेक में कितना टाइम है उस लिहाज से, क्योंकि अब जब रेहान अकरम साहब बात करेंगे तो वो खामोश नहीं होंगे इस वक्त। चलिए इमरान अकरम साहब जवाब दीजिएगा। देखें, सबसे पहले तो आखिरी बात जिन्होंने की कि जो है MKM ने लूटा है। जी हाँ, MKM ने 300 अरब रुपए से शहर बनाया है और 22,000 अरब रुपए उसके बाद 15 साल में जो है ना इनको मिले। इन्होंने शहर का क्या हाल किया है वो आप देख सकते हैं। सर ये जी हाँ तक आपकी कटिंग चल जाएगी। 300 अरब रुपए से मुस्तफा कमाल भाई के वक्त में जो काम हुआ है शहर में, आज चलने फिरने के जो हालात हैं वो सिर्फ उसी वजह से कि वो अंडर पासेस, वो जो उस वक्त जो पुल बने, उस वक्त जो हॉस्पिटल बने, उस वक्त जो पार्क बने, वो आज इन्होंने 22,000 अरब रुपए से ज्यादा आने के बाद कराची का जो हाल किया है, जो खंडर है, वो आपके सामने है। तो एक तो ये जितना MKM ने लूटा है और इन्होंने जो है बनाया है वो आप शहरियों के सामने, हुकूमत ये सिंध के लोगों के सामने। दूसरी बात देखें, गोट आबाद के नाम पर KDA की जगहों के ऊपर गोट को आबाद किया जाता है और उसके बाद जो है उसको रेगुलाइज कर दिया जाता है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जो सुइस कटिंग हो रही है, जो ये पैसे स्विट्जरलैंड जाते हैं, ये जो सुइस कटिंग हो रही है, इसका जवाब कौन देगा? ये तो आज जब भी गवर्नमेंट में आती है पीपल्स पार्टी तो वो कोई 500 गोट उन्होंने जो है वो रेगुलाइज कर दिए, कभी 300 गोट रेगुलाइज कर दिए। ये तो इनका धंधा है, ये तो इनका धंधा है, कराची की जमीन पे कब्जा करने का तरीकेकार है इनका। तो ये हमें कह रहे हैं कि जो है आप जो है लंदन पैसे भेजते थे और फलां भेजते थे। चलें आज हिसाब कर लें, निकालें शहर में कितनी चाइना कटिंग हुई है, कितनी गोटाबाद स्कीमें इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इस पे बात होनी जरूरी है। इस तरह से जो है ना नहीं देखना चाहिए। NFC अवार्ड के बाद 18वीं तरमीम के बाद जो NFC अवार्ड मिलता है, आपके पास एब्सोल्यूट अमाउंट आता है सूबे को तरक्की देने के लिए। फिर वही बात करते हैं तो बुरा लगता है कि उसमें से 68% जो है वो वफाक को कराची पैसा देता है, 97-95% पैसा कराची आपके सूबे को देता है। जब NFC अवार्ड आता है तो आप कराची को क्या देते हैं? आप शहर को क्या देते हैं? आप कह रहे हैं जी हमने खिदमत की है। आप बताइए, टूटी सड़कें, बहते गटर, पानी नापैद, लाइट्स का ना होना, पार्कों का बुरा हाल, शहर में आपने कोई एक काम किया हो? आप बताएं, आपने कोई एक UC लाड़काना की बना दी हो? अच्छा, तो आप बताएं कि जी हमने ये तरक्की दी है। फिर सब दूसरी बात में एक और बात कहना चाहूंगा। देखें 30 साल से हम किसी ना किसी हुकूमत में रहे। गिनवा दूं अभी मैं, 92 से 97 तक MKM किसी गवर्नमेंट में नहीं रही है, ठीक है। 2001 से 98 में गवर्नर राज लगा है, उसके बाद से लेके 2002 तक MKM किसी गवर्नमेंट में नहीं रही है। 2013 से लेके आज क्या जो है क्या नाम है 2025 हो गया, सिंध गवर्नमेंट में MKM नहीं है, ठीक है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप 17 साल से मुस्तकिल गवर्नमेंट कर रहे हैं। इससे पहले आप 93 से 98 तक गवर्नमेंट करते रहे। आप 88 से 90 में गवर्नमेंट में थे। आपके पास सिर्फ सिंध की गवर्नमेंट नहीं थी, आपके पास वफाक की गवर्नमेंट थी। आपके पास वफाक की, आप कराची की बल्दिया की बात करते हैं। 87 से 91 तक MKM रही है, 2005 से 2010 तक MKM रही है। अब्दुल्ला बलोच साहब स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट सिंध के, तो खासतौर पर उनकी बात इंपॉर्टेंट यूं है कि वो ये कहते हैं कि गवर्नर सिंध जो हैं वो तनकीद करते हैं, वो कहते हैं वफाक से पैसा लाएंगे तो लाते क्यों नहीं है? उनकी जिम्मेदारी है, क्यों ना करे? उसकी जिम्मेदारी नहीं है वफाक से पैसा लाने की। बगैर इख्तियारात के, बगैर पैसा लाए 50,000 लोगों को कोर्स करा रहा है IT का वो। आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? अपने सोर्सेस पैदा करता है, लोगों को, ताजे बरादरी को मिलाता है और लोगों को मिलाता है। लोगों को जो है, जिनकी लोगों की बाइकें चोरी हो रही हैं उनको बाइकें बांट रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप कानून पे अमल दरामद करा रहे हैं। अभी उन्होंने ऐलान किया है कि जी ये जो
एक्सीडेंट के उस पे जो लोग जो है वो डंपर से और टैंकर से जो जिन लोगों की शहादतें हुई हैं उनको ये प्लॉट देंगे या दीगर चीज़ें करेंगे। क्या कर रहे हैं? ताजिर बरादरी के साथ मिलके, एनजीओज के साथ मिलके और लोगों के साथ मिलके लोगों की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बात का जवाब उनके सामने खिदमत कर रहे हैं जिनके पास पैसे, जिनके पास एनएफसी अवार्ड के बाद जितने पैसे हैं उतने पैसे कभी किसी गवर्नमेंट के पास नहीं रहे। ठीक है, एक और बात का जवाब दें। आप असेंबली फ्लोर पे खुद इस वक्त मौजूद है, अपोजिशन में मौजूद है, वो ये कह रहे हैं कि बात आगे तो आने दें, असेंबली फ्लोर पे तो जाने दें, फिर देखेंगे, फिर बहस कीजिएगा। क्या जवाब है इसका? असेंबली फ्लोर पे हम आने दें, 117 सीटें आपकी हैं। असेंबली फ्लोर पे पहले तो ये लाते नहीं है, ये बिल की शक्ल में पास कर देते हैं। अच्छा, अब असेंबली फ्लोर में लेकर आएंगे तो उसके बाद आपके पास 117 सीटें, आपने तो उसको लाना ही इसीलिए कि पास करना है, आपने सुननी किसकी है? आने दें असेंबली फ्लोर पे, हम अपना मौक़िफ़ उधर भी पेश करेंगे, यहाँ भी पेश किया, वहां भी पेश करेंगे अपना मौक़िफ़। चलिए जनाब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मसला ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, प्रॉब्लम ये है कि क्या कराची के अवाम के हक में ये चीज़ जा रही है या नहीं। मजीद गुफ्तगू करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ वापस चलते हैं। मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, तमाम चीज़ें सबके सामने हैं। मुझे सिर्फ आपसे ये जानना है कि कराची के अवाम के मफाद में, हक में आप समझते हैं कि ये तमाम इस्लाहात हैं या नहीं है? क्योंकि आपके भी इल्म में होगा कि कराची के मुख्तलिफ रहायशी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, खासतौर पर स्कूल्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का दबाव भी है, जिसकी वजह से बिजली और पानी की शॉर्टेज के भी मसाइल हो सकते हैं। अगर इसको लीगलाइज किया जाता है तो आपकी अपनी राय के मुताबिक किस हद तक ठीक है? देखें सना, सबसे पहले तो मैं एक बात बिल्कुल करेक्ट करूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर इशू पे तमाम जमातों के साथ बैठ के बात करने के हक में है। जब आपने लास्ट लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले देखा होगा कि जमात इस्लामी ने एक धरना दिया हुआ था, उस धरने में हमारी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स खुद जाके उनसे नेगोशिएट करके उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हुए और उस तरमीम में हमने जो है ना वो उनको अपने साथ शामिल किया और उसके बाद वो अग्री हुए। जमात इस्लामी की कोई स्ट्रेंथ नहीं थी में, लेकिन हम चाहते हैं कि हम वो जमात हैं जिन्होंने 1973 का कानून भी जब पास किया उसमें भी हर जमात को हमने इंक्लूड किया। तो हमारी पॉलिसी यहाँ पे, चाहे हमारी सीटें मेजोरिटी में हो चाहे माइनॉरिटी में हो, हम लोग हमेशा से तमाम जमातों को साथ लेके चलते हैं, चाहे वो एमकेएम हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे कोई और पार्टी हो। पहली बात। दूसरी बात देखें, विल होना चाहिए। सिर्फ यूट्यूब पे और टिकटॉक पे स्टेटमेंट देके और 20-30 गाड़ियों के साथ जाहिर निहारी जाके निहारी खाने से तो सूबे के मसाइल हल नहीं होंगे ना शहर कराची के मसाइल हल होंगे। मसाइल हल होंगे अमली काम से। अमली काम कब होंगे? जब आप चाहते हैं कि कराची में काम हो। वेरी गुड, आप कराची सिंध के गवर्नर हैं। मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, नजर दौड़ाइए, टिकटॉक और भी लोग बना रहे हैं। कब काम हो मुस्तफा भाई? 17 साल हो गए, कब काम हो? देखें मौसूफ ने बताया कि उनकी जमात 25-30 साल से हुकूमत में ही नहीं रही है। ये भी मेरे लिए एक बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि जो 10 साल मुशर्रफ की हुकूमत में कंसेक्यूटिवली इनको पावर मिला और जो डॉलर्स यूएसए से आ रहे थे वो सीधे सीधे कराची में जो इनको मिल रहे थे, मेरे ख्याल में उसकी भी एक ऑडिट होनी चाहिए कि वो पैसे गए कहाँ, कराची में लगे या वो लंदन गए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम बात अभी करना नहीं चाह रहे, बिकॉज अभी उस चीज का वक्त नहीं है, उस तरह की सियासत का वक्त नहीं है ना। शहर कराची के जो 65% नौजवान है जिनको इन्होंने बेरोजगार कर दिया, जिनको इन्होंने गलत ट्रैक पे लगाया, वो आज इनको खुद निशाना बनाते हैं कि आपने हमें किस रास्ते पे लगाया। ठीक है, आज हम चाह रहे हैं कि एज ए यूथ ऑफ कराची उनको हम सही रास्ते पे लगाएं और जो बात कर रहे हैं आईटी कोर्स अपने जेब से लगाते हैं। उनके पास तो कराची का डोमिसाइल है, कैसे लगाएंगे आप उनको? उनके पास तो कराची का डोमिसाइल है, कैसे लगाएंगे आप? लेट मी कंप्लीट 15 करोड़ का ग्रांट इनको मिलता है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो उस ग्रांट से लिए लोगों की हेल्प करते हैं, उसको गवर्नर साहब अपने खाते में डालना नहीं, हुकूमत से ये बेटा वैसे लोगों को पता होना चाहिए। मुस्तफा अब्दुल्ला साहब, आपको मौका पाया, बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम मौजूद है, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद फारूक जमात इस्लामी से बता लो कि प्रोग्राम आपको अवेलेबल करते हैं। रियान साहब बात करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें आप अपने खाते में ले लेते हैं, खाते में होता नहीं। वैसे मेरे लिए भी आप जो मौका दे रहे थे कि हम इस वक्त तक हुकूमत में नहीं थे, तो आप तो मुशर्रफ को दौर में भी साथ ही से। देखिए, मुशर्रफ दौर में 2002 में एमकेएम के पास पहली दफा सिंध गवर्नमेंट आई है और
2008 तक सिंध गवर्नमेंट में एमकेएम के पास रही है, जो मखलूत हुकूमत में एमकेएम थी। उसके अलावा तो कभी एमकेएम के पास सिंध गवर्नमेंट नहीं रही। इसी दौरान 2005 से 2010 में बल्दियाती इंतखाबात हुए जिसमें मुस्तफ़ा कमाल भाई आए। तो यही वजह थी कि क्योंकि सिंध गवर्नमेंट नहीं थी किसी और के पास, तो मुस्तफ़ा कमाल भाई को मौका मिला कि कराची को बना सकें। अगर उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती तो वो फिर यही कर रही होती जो अभी कर रही है, वो बल्दियाती इदारों के साथ अपने मेयर को पैसे नहीं दे रही, तो वो मुस्तफ़ा कमाल भाई को क्या पैसे देती। अच्छा। तो उस वक्त 2002 से 2008 तक बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा थे हम सिंध गवर्नमेंट मखलूत हुकूमत में हम थे। क्या हमने उस वक्त सिंध को नहीं बनाया? क्या हमने उस वक्त शहर को नहीं बनाया? आज 17 साल आप उस लोग वक्त अपनी गुफ्तगू में जमात इस्लामी को क्यों भूल जाते हैं? जमात इस्लामी ने भी तो काफी काम किया। नहीं, बिल्कुल जमात से नेमतुल्लाह साहब की हम तारीफ करते हैं, हमारी क़यादत तारीफ करती है, उन्होंने काम किया। हमारे इख्तिलाफ उनसे अपनी जगह पर हैं, लेकिन देखें उन्होंने काम जो किया है उससे कहीं ज्यादा मुस्तफ़ा कमाल भाई ने काम कर दिया था। तो जाहिर है जब मेयर जो है वो उसका नाम दुनिया के दूसरे नंबर पे आ रहा हो, तो फिर उसके बाद फिर वो जो उससे पहले कि अगर थोड़ा बहुत ऐसा काम हुआ हो तो उसकी हम तारीफ करते हैं, हम उसको मना नहीं करते, बिल्कुल काम हुआ, तो वो फिर नजर नहीं आता लोगों को। ठीक है, लेकिन इसमें बल्दियात में नुमाइंदगी भी है। मौक़िफ़ कुछ लेते हैं। मोहम्मद फारूक साहब जमात इस्लामी से मेरे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। बहुत बहुत मोहम्मद फारूक साहब, आपकी आवाज़ कुछ कम आ रही है, ज़रा अगर पोजीशन आप चेंज कर लेंगे तो शायद आवाज़ बेहतर हो जाए। मोहम्मद फारूक साहब, इस वक्त जो सिंध गवर्नमेंट मुख्तलिफ कवानीन में तरमीम की बात कर रही है, ख़ास तौर पर इदारों के कवानीन में हिकमत अमली तैयार की जा रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? ख़ास तौर पर KDA और SBCA के हवाले से बात हो रही है। इस तरह कहा जा रहा है कि ये इख्तियारात की तकसीम जो है वो खास तौर पे गवर्नमेंट सिंध के हाथ में आ रही है, ये मफाद का खेल नहीं है। मौक़िफ़ आपका क्या है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस हसास मौजू पर जो है वो मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया है। देखें, सिंध गवर्नमेंट अगर इसमें कोई कानून साजी कर रही होती ना तो इस पर ये कोई डिबेट होती, लेकिन एक कानून साजी तो नहीं हुई। रात के अंधेरे के अंदर इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। लेकिन 13 मार्च 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके मुताबिक कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग के जो एक्ट है उसके जो रूल्स हैं उसके अंदर इन्होंने अमेंडमेंट की है। जनाब इसहाक खोड़ो साहब ने, ये जो है वो डायरेक्टर जनरल है SBCA के। अब पहली बात तो ये है कि इस कराची शहर के साथ जो सबसे बड़ा जुल्म किया है वो ये किया है कि कराची से जो है वो KBCA जो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी इसको तब्दील करके SBCA कर दिया है। ये कराची दुश्मनी पर मुश्तमिल एक कानून था जिसके मुताबिक ये इन्होंने तब्दीली की है। अब इसके जो रूल्स हैं उस रूल्स के अंदर इन्होंने एक ऐसी तब्दीली की है जिससे शहर का बुनियादी ढांचा जो है वो तब्दील होकर रह जाएगा। जमात इस्लामी इस रूल्स के इस नोटिफिकेशन को शहर के बुनियादी ढांचे पर हमला तस्वुर करती है। इसके जरिए से शहर का समाजी, माशरती, तहजीबी निज़ाम तबाह हो जाएगा, जो कि कराची को पहले ही इन्होंने तबाह कर दिया है। यानी गुज़िश्ता 17 साल से सिंध हुकूमत में, गुज़िश्ता 3 साल से ये कराची की मेयरशिप इनके पास है, सब कुछ इनके पास है। इसके बावजूद इस कराची को ये डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं। कोई एक प्रोजेक्ट भी इन्होंने पिछले 17 साल के अंदर कराची के अंदर मुकम्मल नहीं किया है। ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं है। कराची को मास ट्रांजिट सिस्टम की जरूरत थी, इलेक्ट्रिक ट्रेन की जरूरत थी, वो ये नहीं दे सके। इसके अलावा जो कॉरिडोर की जरूरत थी वो ये नहीं दे सके। मेट्रो ट्रेन की जरूरत थी वो ये नहीं दे सके। अभी जो मुख्तलिफ लाइनें चला रहे हैं, ग्रीन लाइन नामुकम्मल, रेड लाइन नामुकम्मल, ऑरेंज लाइन नामुकम्मल, इन्होंने इस कराची को कराची से सिर्फ हासिल कर रहे हैं टैक्स। अब मैं आ जाता हूँ इस रूल्स की जो तरमीम की है, इन्होंने नोटिफिकेशन के जरिए से जो अमेंडमेंट की है, देखें इंतहाई खतरनाक और इस शहर के लिए तबाहकुन है। रेगुलेशन नंबर 2.7 में इन्होंने तरमीम की कि सेहत, तालीम और वेलफेयर के ज़ेरे इस्तेमाल जो अराजी होती है उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यूनिटी प्लॉट। इस तारीफ से ये निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब जो इसके मालिकान हैं वो कुछ भी कर सकते हैं इसके ऊपर, इस प्लॉट के ऊपर। पहले इस पर पाबंदी थी कि जो इम्यूनिटी एजुकेशन के लिए है उस पर एजुकेशन ही हो सकती है, जो सेहत के लिए है उस पर हॉस्पिटल या क्लिनिक ही बन सकते हैं। लेकिन अब इसको कमर्शलाइज कर दिया गया।
एक इन्होंने नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है इसके अंदर, रेजिडेंशियल कम कमर्शियल, एक नई कैटेगरी को मुतारिफ कराया है, जिसके मुताबिक कोई भी रिहायशी मकान जो कि 400 गज या 400 गज से ज्यादा का हो, उस पर कुछ भी बना सकते हैं ये, यानी तालीमी, सेहत, तफरी और मकासद। तफरी में क्या? तफरी में ये फूड कोर्ट भी आ जाएगा, तफरी में स्पोर्ट्स भी आ जाएंगे, तफरी में डब्बू की दुकानें भी आ जाएंगी, वीडियो गेम की भी आ जाएगी। ये सारे काम ये क्या करेंगे, इस रेजिडेंशियल कम कमर्शियल प्लॉट के ऊपर ये रेगुलराइज कर रहे हैं इन सारी चीजों को। अगर रेगुलराइज की जाएंगी तो आप सोचें कि हमारे ये जो सेटल्ड आबादियां हैं, जिसको हम देखें खासकर बस्ती की, खासकर गुलशन इकबाल, ये सोसाइटी, ये PCHS, ये नाजमाबाद, ये शाह फैसल के अंदर के कुछ इलाके ऐसे हैं जो रिहायशी तौर पे काफी स्ट्रांग हैं, वहां पुराने रहने वाले लोग हैं, रफायाम है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी जाएंगी और ये शहर कच्ची आबादी के अंदर तब्दील हो जाएगा। मोहम्मद फारूक साहब, मैं आपसे भी ये बात पूछूंगी कि ये काम पहले भी तो हो रहा था, अभी हम ये बात पहले आपके आने से पहले अभी हमने कही है, नहीं ये काम हो भी रहा था पहले काम ये गैर कानूनी था, इसके ऊपर आप जाएं तो रुक जाती चीजें। अब आपने इसको रेगुलराइज कर दिया है, आप इसको कानूनी बना रहे हैं ताकि हर शख्स इसके ऊपर इसको इस्तेमाल करे और अपनी इस मकान को देखें। एक मकान है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी आपके शहर के अंदर मौजूद नहीं है, सेवरेज की सहूलियत आपके पास मौजूद नहीं है, सड़कें आपके पास मौजूद नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, एक 80 गज के ऊपर 4 मंजिला प्लाजा बना रहे हैं और उसको पोर्शन करके उसको 8 पोर्शन में तकसीम कर रहे हैं। तो आप ये कैसे कर सकते हैं, जो नीचे ही एक प्लॉट में रहने के लिए इंतजामात आपके मुकम्मल नहीं है, सेवेज की लाइन है आपकी, वो एक प्लॉट की सिस्टम नहीं उठा पा रही, आप उस पर 6 पोर्शन कैसे बना देंगे? इसलिए ये पोर्शन बना के गैर कानूनी जो है वो धंधा कारोबार चलेगा। इसके जरिए से हो क्या रहा है इस शहर के अंदर, यही तो काम है जो कमर्शलाइज करने के। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना सवाल करना चाहता हूँ हुकूमत सिंध से कि इसको इन्होंने किसी मुंतखब जगह से ऐवान से जो है वो इसको राय लेने भी मुनासिब नहीं समझा। कोई अगर चले सिंध असम्बली, सबसे पहले तो ये सिंध असम्बली के, सिंध असम्बली के अंदर ये पेश होना चाहिए था, इस पे बात होनी चाहिए थी, डिस्कशन होना चाहिए था, स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, वो नहीं लिया गया। KMC हमारे पास मौजूद है, KMC की पूरी जो है वो कौंसल मौजूद है, KMC में ये नहीं रखा गया। जमात इस्लामी इस गैर कानूनी एक्ट के खिलाफ, गैर कानूनी रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ जो है वो हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है जमात इस्लामी ने। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक साहब, हम आपको वेलकम करेंगे कि अगर आप इस मौजू पे हमारे स्टूडियो में आए ताकि 1 to 1 आपसे मुलाकात हो। बहुत शुक्रिया आपका। रेहान अकरम साहब, आखिरी कमेंट दीजिएगा, MQM के सत्ता के सवाले से जाने के लिए तैयार है? नहीं, मैंने आपको बताया कि देखिए हम कोर्ट भी जाएंगे इसके ऊपर और इसको हम पुरअमन एहतजाज की तरफ भी जाएंगे और हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं। हम एजुकेट करेंगे लोगों को कि देखें ये पहले गैर कानूनी तरीके से ये काम हो रहा था, अब इसको कानूनी तरीके इसके ऊपर किया जा रहा है। पोर्शन के ऊपर आज तक जितने पोर्शन है उस पर सबलीजें बांटी जाती हैं, सबलीज है ही नहीं, कोई कानून ही नहीं है सबलीज का। ठीक है, पैसे लेके छतों के पैसे लिए जाते हैं, एक एक छत के अलग पैसे होते हैं, जितनी छतें डालते जाओगे उसके पैसे अलग होते हैं, फिनिशिंग के पैसे अलग होते हैं, कमर जब आप उसको जो है पोर्शन बना लेते हैं तो लोगों को जब आप बेचते हैं तो फिर उसको जो है सब लीज के पैसे अलग होते हैं। ये सब धंधा है, पैसे कमाने का तरीका है, शहर को जितना नोचना है बस नोचते रहो। ये जनाब रेहान अकरम साहब, बहुत शुक्रिया। मुस्तफा अब्दुल्ला बलूच साहब हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद फारूक, आपका बहुत शुक्रिया। जहाँ प्रॉपर्टी की बात होती है खासतौर पर कराची की प्रॉपर्टी के प्राइस को भी चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। कौन करेगा, ये सोचने की जरूरत है। अगर इस तरह से प्रॉपर्टी महंगी होती रही तो एक आम इंसान अपने फ्लैट्स को, अपनी छोटी सी जगह को कैसे खरीद सकेगा? ये भी पीछे वजूहात हैं कि अगर कोई शख्स गैर कानूनी तौर पे किसी जगह को लेने के लिए तैयार हो जाता है, ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मजबूर हैं और किराए से बच के अपना मकान लेना चाहते हैं, तो कितने ही लोग हैं जो फ्रॉड में फंस के इन चक्रों में पड़ जाते हैं, उनको ये करना उनकी मजबूरी हो जाती है। रिश्वत लेना और देना दोनों गलत चीजें, लेकिन बाज़ औक़ात कराची वाला गलत काम करने पे बहुत मजबूर होके उस काम पे लगता है जो उसको नहीं करना है। वो कहते हैं ना, खंजर पे कोई दाग ना दामन पे कोई छींट, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। कुछ ऐसा ही हाल कराची वालों का है। मेरे मुल्क पे हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।